ब्लॉक का चैप्टर 309 काफ़ी नॉर्मल आया था अगर पिछले 4-5 चैप्टर से कंपेयर करें तो, लेकिन इस चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रूर हुई है। इस चैप्टर के एंड में सरप्राइजिंग एंट्री होती है इगराशी की, जो कि नागी से मिलने आता है। अब इगराशी यहाँ पे कैसे पहुंचा, क्या सोचता है वो नागी के बारे में कि कितना टैलेंटेड प्लेयर ब्लॉक से बाहर हो चुका है, और क्या इगराशी के चांसेस हैं पुरातत्व 3 में जाने के, और आखिर कैसे इगराशी नागी की हेल्प कर सकता है कंफ्यूज्ड नागी की डिसीजन लेने में, क्या उसे करना चाहिए और क्या नहीं। ये सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। सबसे पहले तो चैप्टर 309 में क्या हुआ है वो सब तो तुम लोगों को पता ही होगा, लेकिन अगर क्विक रिकैप की बात करें तो सारे के सारे ब्लॉक प्लेयर्स अपनी स्पेशल ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वापस ब्लॉक में एंटर कर जाते हैं। ईगो अपनी स्पीच देता है और ये चीज़ क्लियर कर देता है कि उस मेंटलिटी से बिल्कुल मत चलना कि हम सब लोग कितना आगे आ गए हैं, ब्लॉक के लिए हमें करना ही होगा, जापान के लिए हमें करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा गोल है नंबर 1 स्ट्राइकर बनना। इसलिए तुम मुझे जितना हो सकते हो उतना यूज करो और मैं तुम्हें जितना हो सकता है उतना यूज करूंगा अपनी ड्रीम्स अकम्प्लिश करने के लिए। इसके बाद चैप्टर के एंड में हमें कंफ्यूज्ड नागी दिखाया जाता है, जो कि वैसे तो इस चेयरमैन से मना कराया आया था कि नहीं वो उसका ऑफर नहीं लेगा, लेकिन यहाँ पर गेम खेलते हुए वो इसी सोच में डूबा होता है कि क्या जो उसने किया वो सही था, क्या उसे वो ऑफर ले लेना चाहिए था, या फिर उसने ब्लॉक को बिट्रे ना करके सही किया, क्योंकि वैसे तो उसका फुटबॉल करियर खत्म नहीं हुआ है। ऑब्वियसली उसके पास क्लब का ऑफर है, वो वापस से फुटबॉल खेलना शुरू कर सकता है, लेकिन स्टिल वो कंफ्यूज्ड इस चीज पे है कि क्या उसे ब्लॉक पसंद था या फिर सॉकर पसंद है, और इसी कंफ्यूजन में उसका गेम भी ओवर हो जाता है। लेकिन स्टिल वो बटनों को दबाया जा रहा था, जिस पे इगराशी पीछे से आता है और ये बोलता है अबे गेम ओवर हो चुका है, क्या लगा पड़ा है तू उसमें। और इगराशी को वहां पर देख के नागी कंप्लीटली शॉक्ड। इनफैक्ट मैं भी शॉक हो गया था, क्योंकि इससे पहले जब मैंने चैप्टर 208 पे वीडियो बनाई थी मुझे ऐसा लग रहा था कि नागी डिक्लाइन करेगा ऑफर को, वापस आ जाएगा और फिर से रियलाइज करेगा कि नहीं वो ब्लॉक के बिना नहीं रह सकता। दैट्स व्हाई वो अगेन स्टकले के पास जाएगा, उसका ऑफर एक्सेप्ट करेगा। ये चीजें लग रही थी मुझे, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कोई और प्लेयर आएगा और वो उसे मोटिवेट करेगा ये ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। और सोचने वाली चीज तो ये है कि लोएस्ट रैंक्ड प्लेयर आया है नागी को समझाने। सबसे पहला तो जो लोग सोच रहे हैं कि इगराशी भी ब्रत्सुता 3 में जा सकता है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस बात में मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि उस टगले को 2 चीज चाहिए, पॉपुलैरिटी कि कितना पॉपुलर प्लेयर और कितना टैलेंटेड है, लेकिन इगराशी में ये दोनों ही चीजें नहीं है। लेकिन अगर 0.1% चांसेस भी हैं कि इगराशी वापस आएगा तो सारे के सारे प्लेयर्स वापस आएंगे, सब कम्पीट करेंगे। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि इगराशी का करियर कम्प्लीटली खत्म हो गया है, उसका गोल अकम्प्लिश हो चुका है। पता है कैसे? क्योंकि उसके पास अभी भी 3 मिलियन येन का ऑफर है, और उसका गोल क्या था? वापस से वो टेंपल में ना जाए, वहां पे छोटे मोटे काम करते ना रह जाए पूरी जिंदगी। इसलिए उसने सॉकर खेलना स्टार्ट किया था, और सिर्फ इसी रीजन की वजह से वो इतना आगे तक पहुंचा था, इतना कम्पीट कर पाया लोगों से। और क्योंकि अब उसे ऑफर मिल चुका है तो वापस उसे टेंपल जाके वो सब काम करने की जरूरत है नहीं। दैट्स व्हाई इट्स अ हैप्पी एंडिंग फॉर हिम। तुम्हें क्या लगता है? लेट मी नो कमेंट्स। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इगराशी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा ही इसलिए गया है जिससे कि वो नागी की हेल्प कर सके डिसीजन लेने में। लेकिन स्टिल तुम्हारे माइंड में ये जरूर चल रहा होगा कि इगराशी नागी की हेल्प कर कैसे सकता है, और नागी इगराशी की सुनेगा क्यों? तो मैं सबसे पहले यही चीज क्लियर कर देता हूँ कि इगराशी के पास एक चीज है जो कि नागी के पास नहीं है, और वो है उसकी ईगो। और ब्लॉक की पूरी सीरीज में ईगो का मतलब सिर्फ एक ही है, सुप्रीम सेल्फिशनेस। यानी तुम ये क्लियरली देख सकते हो कि जितना बड़ा ईगो होगा जिस प्लेयर का, वो उतना ही ज्यादा सेल्फिश होगा। अब तुम साइतोशी को ही ले लो, बंदे को ना तो ब्लॉक की पड़ी है, ना ब्लॉक के प्लेयर्स की पड़ी है, और ना ही पूरे के पूरे जापान फुटबॉल टीम की पड़ी है। बंदे का सिर्फ एक ही गोल होने वाला है इस पूरे वर्ल्ड कप आर्क में, बनी को हराना, और उसी के लिए वो खेलेगा। बाकी मैचेस में तो खेलने ही नहीं वाला, साफ क्लियर कर दिया उसने उस चेयरमैन को। इनफैक्ट तुम इसागी का एग्जांपल लेके भी समझ सकते हो कि इसागी का जो हमें सबसे पहला गोल दिखाया गया था सीरीज का, वो दूसरे को पास कर दिया था, इसलिए वो गोल हो नहीं पाया था, एंड दैट्स व्हाई उसकी टीम हार गई थी। और ऐसा इसागी ने इसलिए किया था क्योंकि फर्स्ट उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, सेकंड उसमें ईगो नहीं थी, सेल्फलेसनेस थी, टीम वर्क के साथ खेलना चाहता था उस टाइम पे बंदा। एटलीस्ट उसके माइंड में तो यही भरा गया था उसके कोच के थ्रू कि टीम वर्क से ही जीता जा सकता है, इसलिए उसने पास किया। क्योंकि अगर सागी वहां पे सेल्फिश होता तो शायद वो गोल कर सकता था, और बाद में वो ये चीज रियलाइज करता और काफी ज्यादा रिग्रेट होता है। और तुम इसाई को भी छोड़ो,
तुम खुद नागी की ही जर्नी देख के समझ सकते हो कि जब नागी सेल्फिश था तो वो रैपिडली ग्रोथ कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसमें काइंडनेस आने लगी, दूसरों के बारे में सोचने लगा, स्पेशली रियो, तभी से उसका सारा का सारा खेल बिगड़ने लगा। उसके अंदर सारी की सारी फायर खत्म हो गई और इसागी को हराने के बाद तो वो पूरी तरह सेटिस्फाई ही हो गया। लाइक स्टार्टिंग में जब टीम वी और टीम जेड के बीच मैच हुआ था तो टीम वी हारने वाली थी, टीम जेड काफी हावी होने लगा था उस पर। तो बंदा अकेला ही डिसाइड करता है कि वो जिताएगा, और सिर्फ यही डिसाइड करने के बाद जो गेम हमें नागी दिखाता है ना, बंदा ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली पूरी की पूरी टीम को हराने वाला था, बस रियो की थोड़ी बहुत हेल्प के साथ। वो तो वहां पे कोन आ जाता है, फाउल कर देता है, लिटरली नागी को पकड़ के गिरा देता है, जिस वजह से टीम जेड बच जाती है। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है टीम जेड जीत पाती? इसके बाद हमें एक और बार सेल्फिश नागी दिखाया था, जिस बंदे के साथ लिटरली नागी ने फुटबॉल खेलना शुरू किया था। इनफैक्ट जिस बंदे ने नागी को फुटबॉल से इंट्रोड्यूस किया था, नागी उसी को पीछे छोड़ देता है, यानी रियो को, और इसाई के साथ आगे बढ़ जाता है जस्ट टू नो मोर अबाउट फुटबॉल। और भाई साहब, अलग होने के बाद जो नागी की रैपिड ग्रोथ होती है ना, बंदा किसी और चीज को छोड़ के सिर्फ सॉकर के बारे में सोच रहा था, उसमें कैसे बढ़िया हो सकता है, किस किस तरीके से गोल कर सकता है, उसी बारे में सोचता रहता। और शायद इसी वजह से अंडर-20 जापान टीम से जब मैच हुआ था तब नागी ने ही सबसे पहला गोल किया था। क्योंकि तुम मानो या मत मानो, आई थिंक नागी उस टाइम पे रिन और इसागी दोनों से ही आगे था। अब इसागी से तो टैलेंट के बेसिस पे आगे था ही, तुम सब मानोगे, लेकिन रिन से भी आगे इसलिए था क्योंकि उसका फोकस सिर्फ गोल करने पे था उस मैच में। इस चीज पे नहीं था कि दूसरे को शो करना है मैं कितना अच्छा हो चुका हूँ, क्योंकि रिन जो था उस मैच में अपने बड़े भाई यानी साइतोशी को प्रूव करना चाहता था कि वो कितना ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। और जो चीज उसने बोली थी कि जापान से अच्छा स्ट्राइकर नहीं निकल सकता, वो चीज बिल्कुल गलत है। ऐसी चीजें प्रूव करना चाहता था अपने भाई को, जिस वजह से वो पूरी तरीके से फोकस ही नहीं कर रहा था गोल करने पे। और इसके काफी टाइम बाद जाके जब हमें आखिरी बार सेल्फिश नागी दिखाया गया था, वो था मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बास्टर्ड मशीन वाले मैच में। क्योंकि उस मैच में नागी ने बड़ी ही सेल्फिशली रियो से कहा था कि उसे उसकी मदद चाहिए, जबकि नागी को पता था कि रियो उससे काफी ज्यादा नाराज है पहले से ही, लेकिन स्टिल नागी रिक्वेस्ट करता है रियो से सो डैट वो अपना गोल पूरा कर सके, यानी इसागी को हराना। और जब ये गोल पूरा हो जाता है नागी के नजरिए से, तो बंदा सेटिस्फाई हो जाता है, और इसी के साथ उसकी ईगो, उसकी सेल्फिशनेस, ये दोनों खत्म हो जाती। क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या चाहते हो तो तुम सेल्फिश बनोगे कैसे। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद नागी काफी ज्यादा काइंड बन जाता है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नागी जानता था वो और रियो जब तक एक साथ रहेंगे तो वो ग्रोथ ढंग से नहीं कर पाएंगे, और उसे बीच बीच में एहसास भी होता था इस चीज के लिए, लेकिन इस बात को वो इग्नोर करता रहा, रियो की बात मानता रहा, ये सोच के कि रियो शायद उसके लिए अच्छा ही सोचेगा। और दूसरी चीज, वो रियो से मना भी नहीं कर सकता क्योंकि रियो ने अभी अभी उसकी हेल्प करी है उसका गोल अचीव करने में, तो उसका भी फर्ज बनता है रियो की हेल्प करना उसका गोल अचीव करने में, जो कि था वर्ल्ड कप जीतना। इसलिए बास्टर्ड मशीन वाले मैच के बाद नागी वो सब करता है जो कि रियो बोलता है, और उसी मैच के बाद से नागी का डाउनफॉल शुरू होता है। उसकी वोर्थ भी नीचे गिरने लगती है, और गिरते गिरते बेयर मिनिमम पर भी नहीं पहुंच पाता, और वो ब्लॉक से बाहर हो जाता है। और ऐसा नहीं है नागी एंड तक ट्राई नहीं करता, सेल्फिश होने की कोशिश नहीं करता है वो भी तब जब रियो अकेला ही गोल कर देता है बिना नागी की मदद के। तब जाके नागी को रियलाइज होता है कि जिस रियो को नागी की जरूरत थी वो रियो चेंज हो चुका है। अब नया रियो बिना नागी की हेल्प के भी गोल कर सकता है, इसलिए नागी भी गोल करने की कोशिश करता है। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम तक बाकी सारे प्लेयर्स काफी ज्यादा ग्रो कर चुके थे, इसलिए चाहते हुए भी नागी सेल्फिश होने के बावजूद एट द एंड गोल नहीं कर पाता, रियो की हेल्प होने के बाद भी। और इवन नाउ मुझे लग रहा था कि नागी के अंदर जो ईगो है वो चैप्टर 306, 307 के बाद से ही आने लग जाएगी, क्योंकि ब्लॉक में वो एंटर करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे कोई भाव ही नहीं दे रहा था। रियो ने भी उसे ब्लॉक कर रखा है, और जब वो चेयरमैन ऑफर लेके आता नागी के पास तो ऐसा लगा था कि शायद नागी तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अभी भी नागी दूसरों के बारे में सोच रहा है। अभी भी वो ब्लॉक के बारे में सोच रहा है खुद से ज्यादा। दूसरे ब्लॉक प्लेयर्स के लिए, ईगो के लिए काइंड होने की कोशिश कर रहा है कि वो ब्लॉक को बिट्रे नहीं कर सकता, क्योंकि उसी जगह पे उसे पहली बार फायर्ड अप महसूस हुआ था। मतलब लिटरली बंदा अभी भी पास्ट में ही जी रहा है। और नागी के ऐसे सोचने के पीछे का बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि उसके पास अभी भी ऑफर है एक क्लब का, मैनचेस्टर सिटी के, तो अभी भी वो फुटबॉल को परस्यू कर सकता है बिना ब्लॉक में एंटर करे। लेकिन ये जो सेल्फिशनेस है ना,
जो कि नागी के अंदर से बिल्कुल चली गई है। यही सेल्फिशनेस फिर से लेके आएगा इगाराशी, क्योंकि मेरे मानने में तो बहुत बड़ा सेल्फिश है इगाराशी, और शायद यही लास्ट रोल रहेगा इगाराशी का, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया उसका गोल कंप्लीट हो चुका है। ये सारी चीजें तो मेरी थिंकिंग थी, आगे रियलिटी में क्या होगा वो तो अगले 2-3 चैप्टर में पता चल ही जाएगा। लेकिन स्टिल अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड